हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपके यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम जो है वो कभी भी उसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। नेक्स्ट ईयर इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपका एग्जाम हो सकता है। तो गाइज, इसी के लिए एडुटैप जो है वो आपके लिए लेकर आ रहा है एक 10 एमसीक्यूज अ डे सीरीज, यानी कि आपको डेली जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी कि हम ये एमसीक्यूज इस तरह से आपके लिए फ्रेम करके लाए हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी में ही हम जो है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट कि इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए जो है वो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो आपके हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जिनकी सबसे ज्यादा रहेगी। तो गाइज, बाकी आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो, तो आप ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जो है वो जुड़ सकते हैं, सो दैट कि आपको हर एक सेशन की पीडीएफ जो है वो आप तक पहुंचे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके एग्जाम के लिए भी और आपका सिलेबस भी जो है वो इससे जो है वो कंप्लीट हो जाए। 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कार्सिटी इन इकोनॉमिक्स लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। कि जो स्कार्सिटी है इकोनॉमिक्स की जो एक टर्म है, इसकी वजह से क्या चीज होती है, यानी कि दैट लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कौन सी ऐसी जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है दैट इज कॉज्ड बाय स्कार्सिटी। अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम आपके ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए है आपका अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स। यानी कि स्कार्सिटी जो है, ठीक है, वो कौन सी ऐसी जो है वो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज करती है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि स्कार्सिटी से रिलेटेड है। स्कार्सिटी आपको पता ही है क्या चीज होती है। अगर हम आपके सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन जो हमारी जरूरतें हैं, जो वांट्स हैं, वो हमारे पास जो है अनलिमिटेड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें देखिए स्कार्सिटी की, तो ये रेफर करता है एक ऐसी सिचुएशन को जहां पे आपके रिसोर्सेज, अब वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका टाइम है, चाहे वो मनी है, चाहे वो मटेरियल है, कोई भी अदर रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे ये रिसोर्सेज, ये जो चीजें हैं आपकी, वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन जो ह्यूमन की वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, जो डिजायर्स हैं, वो जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। कि जैसे अगर मान लो बाजार में कोई चीज आ रही है लेकिन उसकी सप्लाई कम हो रही है, यानी कि वो उसकी प्रोडक्शन तो कम हो रही है, लेकिन लोगों की जरूरत सबसे ज्यादा है, यानी कि लोगों की जो डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन ह्यूमन डिजायर्स बहुत ज्यादा है। तो ये जो इम्बैलेंस है बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, दैट नेसेसिटेट्स मेकिंग चॉइसेस अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली। कि इसकी वजह से ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है कि लोग अपनी चॉइसेस को जो है वो मतलब प्रॉपर करते हैं कि हमें किस तरह से रिसोर्स को इफेक्टिवली एलोकेट करना है, उसको यूज करना है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि दैट इज व्हाई स्कार्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। कि फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो स्कार्सिटी है उसको आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन जो आपकी डिमांड्स हैं, जो वांट्स हैं, दैट आर अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट इलस्ट्रेट्स द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग चॉइसेस ड्यू टू स्कार्सिटी। कि कौन सा ऐसा सिनेरियो है जो कि बेस्ट इलस्ट्रेट करता है किस चीज को, कंसेप्ट ऑफ मेकिंग चॉइसेस ड्यू टू स्कार्सिटी। की स्कार्सिटी के टाइम पे हम जैसे चॉइसेस लेते हैं, ठीक है, हम अपने डिसीजंस लेते हैं, तो कौन सा ऐसा सिनेरियो जो कि बेस्ट पॉसिबल है, बेस्ट इलस्ट्रेट करता है मेकिंग चॉइसेस, ठीक है, कि वो जो कंसेप्ट है, ठीक है, जब भी स्कार्सिटी का टाइम आता है। स्कार्सिटी आपको पता है, ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जब आपके रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन आपकी जो डिजायर्स हैं, जो वांट्स हैं, दैट आर इन अनलिमिटेड अमाउंट, ठीक है। तो अगर हम आपके ऑप्शन की बात करें कि कौन सा जो है इसका सही रहेगा, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट डिसाइडिंग ऑन अ न्यू टैक्स पॉलिसी। की चॉइसेस देखिए, आपको डिसीजन लेने हैं, ठीक है, स्कार्सिटी के टाइम पे, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो कोई न्यू टैक्स पॉलिसी जो है वो डिसाइड करे तब ये ठीक हो सकता है, या फिर ऑप्शन बी की बात करें तो कंज्यूमर चूजिंग बिटवीन बाइंग अ न्यू फोन और सेविंग द मनी। कि जो कंज्यूमर है उसको चूज करना है कि क्या उसे नया फोन लेना है या फिर मनी को बचाना है, यानी कि रिसोर्स को सेव करना है।
सी ऑप्शन की बात करें तो कंपनी इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, देखिए कि कंपनी को जो है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें तो बैंक सेटिंग इंटरेस्ट रेट्स फॉर सेविंग अकाउंट्स, की बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को सेट करे अपने सेविंग अकाउंट्स के लिए, सो दैट की स्कार्सिटी के टाइम पे उसको टैकल किया जाए। तो अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपको स्कार्सिटी है यानी कि आपकी डिजायर्स ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करेंगे, आप उस रिसोर्सेज को सेव करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको वेस्ट करेंगे या फिर कहीं दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो आपका कंज्यूमर है, ठीक है, उसको चूज करना है कि इसको एक नई चीज लेनी है, यानी कि अगर उसके पास पैसे की कमी है तो क्या वो पैसा अननेसेसरी जो है वो किसी और प्रोडक्ट पे खर्च करे या फिर उसको बचाए, यानी कि उसको सेव करे। तो ये जो चॉइस है, ठीक है, ये आपका जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्कार्सिटी है दैट फोर्सेस इंडिविजुअल्स टू मेक चॉइसेस, ठीक है, कि ये इंडिविजुअल को जो है वो फोर्स करती है कि वो इस तरह से चॉइस करे, इस तरह से अपना डिसीजन ले कि किस तरह से उसको जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, ठीक है, और अपनी वेरियस वांट्स एंड नीड्स को जो है वो उसको फुलफिल भी करना है, लेकिन रिसोर्सेज को जो है वो किस तरह से प्रॉपर्ली एलोकेट करना है, किस तरह से उसको प्रॉपर्ली यूज करना है, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो है जहां पे कंज्यूमर डिसाइड करता है बिटवीन बाइंग अ न्यू फोन, यानी कि उसको जो अगर उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो क्या उसको वो मनी बचाना है या फिर उसको कहीं दूसरी जगह खर्च करना है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, एज द कंज्यूमर मस्ट चूज हाउ टू बेस्ट यूज देयर लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, कि किस तरह से अपने वो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ डज स्कार्सिटी इन्फ्लुएंस रिसोर्स एलोकेशन इन मार्केट इकोनॉमी, कि कैसे जो है वो स्कार्सिटी इन्फ्लुएंस करता है मार्केट इकोनॉमी के रिसोर्स को एलोकेशन करने के लिए, यानी कि मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसमें जो रिसोर्स को एलोकेट किया जा रहा है तो स्कार्सिटी कैसे इन्फ्लुएंस करता है उस चीज को। अब अगर आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि रिसोर्सेज आर एलोकेटेड रैंडमली बाय मार्केट फोर्सेस, कि रिसोर्सेज को जो है एलोकेट किया जाता है रैंडमली मार्केट फोर्सेस के द्वारा, या फिर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, कि रिसोर्सेज को जो है एलोकेट किया जाता है एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। सी ऑप्शन की बात करें तो रिसोर्सेज को जो है एलोकेट किया जाता है बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड प्राइसेस, की रिसोर्सेज को जो है वो एज पर कंज्यूमर प्रेफरेंस और प्राइसेस के हिसाब से उसको एलोकेट किया जाता है। डी ऑप्शन की बात करें तो जो रिसोर्सेज है उसको एलोकेट किया जाता है विदाउट कंसिडरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कि रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है विदाउट एनी कंसिडरिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, जो कि आपके इसके क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रिसोर्सेज है दैट आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड प्राइसेस, ठीक है, कि स्कार्सिटी जो इन्फ्लुएंस करती है रिसोर्स एलोकेशन को मार्केट इकोनॉमी में, तो इस तरह से करती है कि रिसोर्सेज को हमें इस तरह से एलोकेट करना है जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस और प्राइसेस के हिसाब से जो है वो रिसोर्सेज को हमें एलोकेट करना है, ठीक है, कि मार्केट इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो रिलाइंग ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है, कि जो आपके रिसोर्स एलोकेशन होते हैं वो कंज्यूमर प्रेफरेंस और प्राइसेस के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं, एंड रिसोर्सेज जो है that allocated to produce goods and services that are most valued by consumer, कि resources जो है वो allocate किए जाते हैं इस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि कंज्यूमर की तरफ से जो वो मोस्टली वैल्यूड होते हैं, एंड हेल्प एंड प्राइसेस हेल्प सिग्नल वेयर रिसोर्सेज आर नीडेड मोस्ट, कि प्राइसेस की वजह से हमें क्या मिलता है कि हम हमें एक ऐसा सिग्नल, ऐसा एक इंडिकेशन मिलता है कि कहाँ पे रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज स्कार्सिटी प्राइमली एड्रेस थ्रू द सेंट्रल प्लानिंग एंड गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है, कि कौन सी ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम की टाइप है स्कार्सिटी में, ठीक है, स्कार्सिटी प्राइमली एड्रेस्ड थ्रू सेंट्रल प्लानिंग एंड गवर्नमेंट डिसीजन, की जो आपकी स्कार्सिटी है वो एड्रेस की जाती है एज पर द गवर्नमेंट डिसीजन या फिर सेंट्रल प्लानिंग, ठीक है, कि एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू जो सेंट्रल सिस्टम है वो प्लान करता है, या फिर जो आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट डिसीजन के ऊपर जो है वो आपकी ये रिलाई करता है। तो अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपके 4 ऑप्शन है, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि इस एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की, ठीक है, कि जहां पे स्कार्सिटी को एड्रेस किया जाता है सेंट्रल प्लानिंग, ये एक सेंटर के हिसाब से इस पूरे, मान लो कि एक जगह एक पर्सन या एक अथॉरिटी के हिसाब से जो है वो पूरा, यानी कि गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो प्रॉपर प्लानिंग की जाती है फॉर द स्कार्सिटी, ठीक है। तो वो सिस्टम कौन होगा, यानी कि एक बंदा उसको कमांड कर रहा है, एक बंदा उसको लीड कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कमांड इकोनॉमी जो है वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा,
क्योंकि एक बंदा जो है उसको कमांड कर रहा है, एक बंदा जो है उसको एड्रेस कर रहा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन कमांड इकोनॉमी स्कार्सिटी इज एड्रेस्ड थ्रू सेंट्रल प्लानिंग एंड गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है, कि जो स्कार्सिटी है उसको सेंट्रल प्लानिंग और गवर्नमेंट डिसीजन के थ्रू जो है वो उसको एड्रेस किया जाता है कमांड इकोनॉमी में। एंड गवर्नमेंट जो है वो अपने डिसीजन बनाती है अबाउट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो अपने ऐसे डिसीजन बनाती है कि किस तरह से जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन को उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, ठीक है, रेदर देन रिलाइंग ऑन मार्केट फोर्सेस, की मार्केट फोर्सेस पे रिलाई करने के बजाय वो अपने उस पे डिसीजंस पर जो है वो फोकस करता है, रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जो है वो ध्यान देता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कमांड इकोनॉमी में, क्लियर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है इसी तरह का क्वेश्चन, और ये इसलिए आपके एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपने हर एक टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो पढ़कर जाना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, व्हाट डज द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू, कि कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है जो कि डिफाइन करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज से जो है वो मतलब जुड़ी हुई है, ठीक है, क्या चीज जो है वो रेफर करती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है आपका द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी है आपका द लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन फ्रॉम अदर अल्टरनेटिव्स व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। सी ऑप्शन है द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, और डी ऑप्शन है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, ये क्या चीज जो है वो रेफर करती है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि कहीं पर आपको अगर गेन हो रहा है, कहीं पे लॉस हो रहा है, तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी करके जो है वो कुछ ना कुछ चीजें करके आप वहां पर जो है एक अल्टरनेटिव चीजें जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन फ्रॉम अदर अल्टरनेटिव्स व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन, ठीक है, कि वहां पर जो है आप क्या कर रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव को अगर आप चूज कर रहे हैं तो दूसरे अल्टरनेटिव से कुछ ना कुछ गेन करें। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एक की कंसेप्ट आता है आपके इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू द बेनिफिट्स वन कुड हैव रिसीव्ड बाय चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हेन मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है, कि जब आप एक डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, जब आप एक सिस्टम को चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बेनिफिट होता है, वो जो प्रॉफिट आपको हुआ है जब आपने क्या करा है कि बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो चूज करा है, तो उसकी वजह से जो भी आपको प्रॉफिट, जो भी आपको बेनिफिट हुआ है, तो वो जो चीज होती है वो होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, जिसका ये मतलब है कि इट एम्फसाइजेस द ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्वड इन द एवरी इकोनॉमिक डिसीजन, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल्स को हेल्प मिलती है, बिजनेसेस को हेल्प मिलती है टू एलिवेट द रिलेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ देयर चॉइसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी का रिलेटेड जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की। स्टेटमेंट 1 है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी इंक्लूड्स ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सेकंड है जीएनपी एक्सक्लूड्स इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स अब्रॉड। थर्ड ऑप्शन है जीएनपी इंक्लूड्स इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। एंड फोर्थ ऑप्शन है जीएनपी एंड जीडीपी आर ऑलवेज इक्वल। तो आपने बताना कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपकी करेक्ट है फॉर द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी से रिलेटेड, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम बात करें तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए जो जीएनपी होता है इसको आप कैसे मेजर करते हैं, जीएनपी को आप मेजर करते हैं जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज रेजिडेंट्स, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, कि जो भी आपके टोटल इकोनॉमिक आउटपुट आती है जो कि कंट्रीज के जो रेजिडेंट्स है, जो लोग हैं, उनकी वजह से प्रोड्यूस की जाती है, वो जो आउटपुट है, इकोनॉमिक आउटपुट है, उसका जो टोटल है, ठीक है, वो मेजर करता है आपका ग्रॉस नेशनल, ठीक है, यानी कि जीएनपी रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। यहाँ पे लोकेशन मायने नहीं करती है। तो इट इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स अब्रॉड एंड एक्सक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स विद इन द कंट्री, यानी कि ये क्या होता है कि इंक्लूड करता है द इनकम है दैट इज अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स अब्रॉड, कि मान लो कि कोई रेजिडेंट्स है, कोई इंडिया का पर्सन अमेरिका में कमा रहा है, ठीक है, तो वो जो इनकम कमा रहा है, जो वो टैक्स दे रहा है, तो वो जो है वो कैलकुलेट होगा, बट उसमें वो कैलकुलेट नहीं होगा कि जो फॉरेन रेजिडेंट्स जो हैं वो कमा रहे हैं इंडिया में आके, ठीक है, तो वो चीज कैलकुलेट नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जीएनपी है ये क्या इंक्लूड करता है, वो इनकम दैट इज अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स अब्रॉड एंड एक्सक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स विद इन द
कंट्री। तो ये बिल्कुल सही है और ये आपके जीएनपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में काफी बार आया हुआ है और अभी भी जो है वो इसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कौन सा ऐसा जो है वो प्रॉपर एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगर हम बात करें फर्स्ट है जीडीपी ग्रोथ रेट, सेकंड है पर कैपिटा इनकम, थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और फोर्थ है इन्फ्लेशन रेट। कि कौन सा ऐसा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका जो कि एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो किस तरह से जो है वो मतलब फाइनेंशियली इकोनॉमिक वाइज जो है वो हमारा कंट्री डेवलप होता है, तो उसका जो है वो बेस्ट पॉसिबल इंडिकेटर कौन सा है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री हमारा नेशन जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि टू ओनली का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम से आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपका जो एरिया जो आपकी रीजन है क्या वो इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए जो पर कैपिटा इनकम है ये होता क्या है, ये क्या मेजर करता है। तो पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो जो पर कैपिटा इनकम है ये मेजर करता है एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन। ठीक है, कि वो एवरेज इनकम जो कि पर पर्सन जो है वो अर्न कर रहा है एक प्रॉपरली एक रीजन में एक एरिया में। ठीक है, और ये कहा जाता है कि एज अ की इंडर इट एक्ट एज अ की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कि इसको एक की इंडिकेटर की तरह भी जो है वो इसको देखा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो कि रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्टिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, कि जो कि क्या आपका इंडिकेट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बताता है और इकोनॉमिकली जो वेलबींग है पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर एरिया में उसके बारे में जो है वो आपको बताता है। ठीक है, तो ये आपने जरूर याद रखना है क्योंकि जो ये पर कैपिटा इनकम है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है जो पर कैपिटा इनकम है ये एक एवरेज इनकम मेजर करता है। ठीक है, मेजर्स द एवरेज इनकम जो कि एक पर्सन जो है अर्न करता है प्रॉपर एक गिवन एरिया में एक गिवन रीजन में या लोकेशन में। ठीक है, और इसको एक एज अ की इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसी से ही हमें पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी क्या इकोनॉमिकली वेलबींग है और क्या उसका लिविंग स्टैंडर्ड है। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। ठीक है, कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन जो है जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। स्टेटमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट जो आपको स्टेटमेंट दिया दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेकंड है कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर, थर्ड है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फोर्थ है रेपो रेट। चार आपके पास स्टेटमेंट्स, ये चार वर्ड्स ऑप्शंस जो है वो आपके पास गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। तो अगर हम अब इसके बात करें देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है, तो किस चीज को जो है वो आप कंसीडर नहीं करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल के लिए, तो अगर हम बात करें सही तो आपका है थर्ड यानी कि 3 ओनली, यानी कि आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो क्या है आपकी, वो एक फिजिकल पॉलिसी टूल है ना कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। तो आपने ये याद रखना कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो एक फिजिकल पॉलिसी टूल है, वेयर एज ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो और जो रेपो रेट है ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं बाय द सेंट्रल बैंक्स। क्यों यूज किए जाते हैं सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, ताकि वो प्रॉपर्ली जो है वो मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सके और इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो रेगुलेट कर सके। तो ये सेंट्रल बैंक्स के द्वारा जो है वो यूज किए जाते हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो एक फिजिकल पॉलिसी टूल रहता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इट्स रिलेटेड विद स्टैगफ्लेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज एसोसिएटेड विद स्टैगफ्लेशन। तो देखिए स्टैगफ्लेशन एक वर्ड इकोनॉमिक टूल है, इकोनॉमिक वर्ड है जो कि बहुत ही जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर हम आपके स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट है कि कौन सा ऐसा मतलब फिनोमेना है जो कि स्टैगफ्लेशन से इनिशिएटेड है, जो एसोसिएटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट बात करें तो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग इन्फ्लेशन, सेकंड है लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन विद डिक्रीजिंग प्राइसेस, फोर्थ है हाई ग्रोथ विद लो इन्फ्लेशन। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो है चार चीजें गिवन है। ठीक है, आपके पास चार स्टेटमेंट्स जो है वो गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। ठीक है, अब स्टैगफ्लेशन किससे जो है वो जुड़ा होता है, किससे एसोसिएटेड होता है, तो वो एसोसिएटेड होता है जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो राइज कर जाता है, इन्फ्लेशन जो है वो आपकी राइज कर जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग इन्फ्लेशन जो है
वो एक ऐसा फिनोमेना जो है दैट इज रिलेटेड विद द स्टैगफ्लेशन। ठीक है, कि स्टैगफ्लेशन आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो कि किससे कैटेगराइज की जाती है, बाय द स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, high inflation, and posing a challenge to policy maker since measures to curb inflation may exacerbate अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है जो कि कैटेगराइज की जाती है स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से, हाई अनएम्प्लॉयमेंट से, हाई इन्फ्लेशन से, जो कि पॉलिसी मेकर्स के लिए एक चैलेंज जो है वो पोज कर देती है, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक चैलेंज जो है वो क्रिएट कर देती है। ठीक है, कि किस तरह से वो इन्फ्लेशन को जो है वो कर्ब कर सके और अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो कम कर सके और एम्प्लॉयमेंट की जो है वो जनरेशन कर सके। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी सिचुएशंस हैं, ठीक है, जो कंडीशंस हैं, वो आपकी स्टैगफ्लेशन में आती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो काफी बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट जो है वो की डिफाइन करती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। ठीक है, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल जो आपके पास स्टेटमेंट है वो कौन सी है। आपके ऑप्शंस की बात करते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट है आपकी मैक्सिमाइजिंग टोटल आउटपुट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड है एलोकेटिंग रिसोर्सेज वेयर देयर आर मोस्ट वैल्यूड, थर्ड है अचीविंग अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ है बैलेंसिंग गवर्नमेंट बजट। ठीक है, कि आपके पास ये चार स्टेटमेंट जो है गिवन है, आपने बताना है कौन सी जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए कौन सी हो सकती है, अगर हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करें तो सही ऑप्शन जो रहेगा आपका रहेगा सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि एलोकेटिंग रिसोर्सेज वेयर देयर आर मोस्ट वैल्यूड। ठीक है, कि आपने वहां पे रिसोर्स को एलोकेट करना है जहां पे उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, सबसे ज्यादा उसको जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो एक बेस्ट पॉसिबल स्टेटमेंट हो सकती है जो कि डिफाइन करती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। ठीक है, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी देखो कब होती है, जब रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ वे दैट मैक्सिमाइजिंग टोटल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन इन सोसाइटी, कि इस तरह से आपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि उसकी प्रॉपर जो उसको है उसकी यूटिलाइजेशन की जाए, उस प्रॉपर जो रिसोर्स है उसकी यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा की जाए और सोसाइटी में जो है एक सेटिस्फेक्शन बनी रहे। ठीक है, दैट इज द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। और ये क्या इंप्लाई करता है, इट इंप्लाइज दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट द लोएस्ट कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज हु वैल्यू देम मोस्ट, कि ये भी इंप्लाई करता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, ठीक है, वो इस तरह से प्रोड्यूस की जाए, एक लोएस्ट कॉस्ट में प्रोड्यूस की जाए, और जहां पे उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, जहां पे उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, प्रेफरेंस है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, वहां पे जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो आप ये कह सकते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी। और इकोनॉमिक एफिशिएंसी एक ऐसी टर्म है इकोनॉमी की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आपसे किसी न किसी तरह से एक क्वेश्चन में इसको डाला जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जो है वो जरूर याद रखना है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी तब होती है जब रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है उसकी मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल यूटिलिटी के हिसाब से, और ताकि सोसाइटी में जो है सेटिस्फेक्शन बने रहे। क्लियर, तो ये थे आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस करे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के। नेक्स्ट सेशन में भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर गाइज, तो आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर एक सेशन की पीडीएफ जो है वो वहां पे आपको मिल जाए। बाकी आप हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली जो है वो इसी टाइम पर हर एक सब्जेक्ट्स की जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की हर रोज आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर गाइज, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।